हेलो दोस्तों। मैं हूं प्रतीक। मैं यहाँ यूके में 10 साल से ऊपर से रह रहा हूँ और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। हम लोगों ने रिसेंटली 3 साल पहले अपना एक घर खरीदा और वो यूके में घर खरीदने के फ़ायदे काफ़ी हैं। इस वजह से हम लोगों ने घर एक यहाँ पर अपना ख़रीदा है। उसके फ़ायदे और काफ़ी चीज़ें, उसका प्रोसेस जो भी है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो हो सकता है अगर आप लोग नए आ रहे हों तो जो गलती मैंने की कि मैंने इतने सालों बाद वो घर खरीदा और आप लोग तुरंत आके भी वो घर अफोर्ड कर सकते हैं तो तुरंत खरीदें, तो वो गलती ना करें जो मैंने की है। ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमें यूके में फ़ायदा क्या है। यूके में सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपना घर खरीद रहे हैं, क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ओवर टाइम घर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। और जो हम रेंट दे रहे होते तो वो रेंट तो वेस्ट ऑफ मनी था डायरेक्टली, और अभी जो हम पैसा देंगे, वो जो भी हम मॉर्गेज देंगे या लोन भर रहे होंगे, वो हमारा घर के लिए जाएगा। तो एनीवे वो जो जो भी बाद में हम घर बाद में अगर जाते भी हैं यूके से, या फिर यूके में हम मूव भी होते हैं और कहीं पर भी, तो जब भी हम घर अपना बेचते हैं तो वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। दूसरा, हमारी उसमें स्टेबिलिटी, जो हम कहें कि हम लोग स्टेबल हैं, तो हमारे लिए स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। कि दूसरा, अगर हम कहें कि उसमें हमारा फ्रीडम है, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं घर में, प्रॉपर्टी में कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, या घर में आपको कोई रूम कहीं पर चाहिए या कुछ मूव करना है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे नया बाथरूम बनवाना है, नया किचन करवाना है पूरा, तो आप अपनी मर्जी से जैसा आपको अच्छा लगता है आप अपना वो कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा मैं कहूँ तो यहाँ पर एक फ़ायदा है यूके में कि मॉर्गेज रेट, जो इंटरेस्ट रेट हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़े कम है। ठीक है। अभी रिसेंटली थोड़ा वो रशिया की जो वॉर वगैरह हुई है यूक्रेन से, उसके उसके आसपास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा बैंकों ने इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा दिया है। लेकिन एनीवे वो भी जहाँ तक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर अब हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो इंटरेस्ट रेट अभी भी कम है। तो हम हाउस पक्का यहाँ पर यूके में अपनी सैलरी के बेस पे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें कि जब हम घर बेचते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है। जो भी हम अपना प्राइमरी जिसमें घर रह रहे हैं, अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना किसी भी तरीके का। ठीक है। तो अब ये थोड़े से फायदे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जब घर खरीदते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी स्ट्रांग हो तो मतलब अच्छा है। ठीक है। उसके लिए जो है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रल रजिस्टर अपने यहाँ पे जो वोटिंग के लिए हैं उसमें अपना रेसिडेंस जो है रजिस्टर कर दें कि आप यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। वो क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करने का एक पार्ट है। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड लेने से ना डरें। ठीक है। क्रेडिट कार्ड लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप होती है। तो बैंक आपको ट्रस्ट करता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं इतना बड़ा, या कोई भी आप मेंटेनेंस लोन ले रहे हैं या फिर मॉर्गेज ले रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। आप उसके लिए ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे बैंक के लिए। ठीक है। इसके बाद आपके पास एक डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है। तो हम डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट यहाँ पर यूके में जो है 5 से 10% बैंक को हमें देना होता है। जब हम मॉर्गेज अप्लाई करते हैं तो 5 से 10% मॉर्गेज डिपॉजिट एक्चुअली वो हमें देना होता है। तो अब जैसे एग्जांपल कहें कि हम 300,000 पाउंड्स का हाउस है। ठीक है। तो उसके लिए हम 5 से 10% यानी 15,000 पाउंड से 30,000 पाउंड्स तक हमें सेविंग्स में अपने पास रखने हैं। ठीक है। ये सेविंग हमारी खुद की होनी चाहिए। हम और किसी से लेते हैं तो उसके और ज़्यादा प्रूफ वगैरह दिखाने पड़ते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी खुद की सेविंग हो 5 से 10%, उतना बहुत है। ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं वो घर जो हम 300,000 का खरीदने जा रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मॉर्गेज इन प्रिंसिपल या एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल कराना होता है। ठीक। उसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो आप ऑनलाइन किसी भी बैंक में जो है अप्लाई करके देख लें कि आपके पास इतना डिपॉजिट है, घर की वैल्यू इतनी है, तो मेरी सैलरी इतनी है। ठीक है। और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है, जो भी, तो उन्हें मेंशन करना होता है। तो वो आपको एक अफोर्डेबिलिटी बना के देते हैं कि आप इस घर को अफोर्ड कर सकते हो, तो वो आपको एक मॉर्गेज इन प्रिंसिपल या एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल दे देंगे। ठीक है। तो वो जो अब घर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, वो उसके भी काफ़ी फैक्टर हैं कि हम मतलब कितने का घर खरीद रहे हैं। अभी पहला घर तो नॉर्मल सी बात है कि मैं कहूँगा कि पहला घर थोड़ा मतलब मैनेजेबल हो, अपना अफोर्डेबल हो तो बेटर है। ठीक है। इसके बाद हमें प्रॉपर्टी ढूंढनी है। अब वो प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए हमें स्टेट एजेंट्स के पास जाना होता है। हमारा एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल तैयार हो गया, हमें पता चल गया कि हम इतने का घर 300,000 का इजीली अफोर्ड कर सकते हैं।
ठीक है, और वो हमें बैंक जो है हमें मॉर्गेज दे देगा। हमारा 30,000 पाउंड का डिपॉजिट है, तो हमें 270,000 पाउंड्स मॉर्गेज हमें आराम से मिल जाएगा। हम एस्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं, उनसे हम प्रॉपर्टीज़ व्यू करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के भी वो हैं कि तरीके कि हमें कहाँ पर घर लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम कुछ दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन नॉर्मली आप प्रॉपर्टी वहाँ लें जहाँ पर आपका कम्यूट पास हो, या फिर ऑब्वियसली आपके जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा स्कूल हो आसपास, ठीक है, तो वो देख के थोड़ा आप प्रॉपर्टी व्यू करें। ठीक, उसके बाद सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी व्यू करी, आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई, आपने कहा कि यार यही प्रॉपर्टी है, यही हमें चाहिए, तो हम उस पर एक ऑफर करते हैं। ठीक है, अब ऑफर वो आपके अकॉर्डिंग है कि अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है, तो यूके में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जो आप ऑफर करते हैं, तो बंदा जो है, दूसरा बंदा, वो भी उतना ही ऑफर कर सकता है या उससे ज़्यादा जितना उन्होंने मांगा है। एक्चुअली जैसे 300,000 का हाउस एडवर्टाइज्ड है, तो हो सकता है वो 310,000 का ऑफर दे दे, वो 350,000 का ऑफर दे दे। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप अपना ऑफर कितना देना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि वो प्रॉपर्टी कितने की हो सकती है और आप कितना अफोर्ड कर रहे हो, और वो मतलब आप उनको ऑफर करो। मे बी आप ट्राई कर सकते हो 5-10% लेस में भी, लेकिन वो पक्का प्रॉमिस नहीं है कि वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूके में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं कहीं पे जहाँ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं या फिर वो एरिया बहुत अच्छा है, तो उधर पर आपका वो 5-10% जो भी आप कम कर रहे थे, वो दूसरे लोग जो हैं वो 5-10% ज़्यादा दे देंगे उन्हें उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो ये माइंड में रखें थोड़ा, तब अपना ऑफर करें। तो जैसे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एरिया है, तो उन्हें प्लस ही दें। जो उन्होंने 300,000 मांगा है, तो कम से कम 305,000 का ऑफर दें। वो आप अपने आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या ऑफर देना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर हमने ऑफर हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद में हमें सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अच्छी है, क्योंकि हमें वहां पर कोई भी ग्राउंड रेंट नहीं देना, ना कुछ, कोई भी सर्विस टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, कोई भी चीज़, कोई टैक्स का लिंक नहीं है वहां पर। तो हमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चाहिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि, क्योंकि ना कभी कभी स्टेट एजेंट्स या फिर वो गलती से वो बोल देते हैं कि वो फ्री होल्ड है। ठीक है, वहां लिख देते हैं फ्री होल्ड है, क्योंकि मैंने देखा कुछ मेरे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हुई है बीच में, जिनसे बोला गया कि वो फ्री होल्ड है, बट एक्चुअली में वो फ्री होल्ड नहीं थी। तो आप जो अब आगे अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, जैसे खरीदने के बाद आप अपन, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सॉलिसिटर्स को हायर करते हैं। अब सॉलिसिटर को हायर कर लिया, लेकिन उनको हम एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देते हैं पहले, कि वो हमारी सर्चेज और सर्वे करें। वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब हमें जब पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले लैंड रजिस्ट्री से। आई थिंक लैंड रजिस्ट्री में 2 या 3 पाउंड की हमें फ़ी भरनी होती है। ठीक है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या अभी भी लीज होल्ड है। अगर वो लीज होल्ड है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं उस घर के साथ, और हम स्टेट एजेंट से बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि आपने फ्री होल्ड एडवर्टाइज किया, क्योंकि हो सकता है कुछ अपडेट नहीं हुआ हो। लेकिन फिर भी हमें ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। आगे के स्टेप्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो उससे उससे लेने के लिए हमें ये चेक करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक्सेप्ट हो गया ऑफर, हमने चेक कर लिया हमारी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड थी। अब हमने हायर किया एक सॉलिसिटर। ठीक है, सॉलिसिटर क्या करता है कि सॉलिसिटर आपका सीधा पूरा हर एक चीज़, वो सर्वे, सर्चेज और सारा कंप्लीशन तक वो आपके साथ रहता है। पूरी जब तक प्रॉपर्टी का पेपर्स वगैरह एक्सचेंज नहीं हो जाएंगे, तब तक वो आपके साथ रहेगा। ठीक है, वो सबसे पहले आपसे एक फ़ी लेगा, जो कि सर्चेज और सर्वे की होती है। वो उस प्रॉपर्टी के लिए सर्च करेगा कि वो वहाँ पर क्या क्या इंसिडेंट हुए हुए हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी के सर्वे देखेगा कि वहाँ पर कोल माइन थी कि नहीं थी, उस एरिया में वाटर पास में कहाँ पे है, या फिर उसके एरिया के पास आस में कौन कौन से पाइप वर्क हैं, या विद इन द प्रॉपर्टी में कौन कौन से पाइप वर्क हैं, या वो लेनी चाहिए कि नहीं। वो आपके ऊपर है, वो आपको लेकिन गाइड करेगा, वो आपको एडवाइस करेगा कि ये प्रॉपर्टी लेने लायक है कि नहीं। ठीक है, मेरे पास में भी एक प्रॉपर्टी आई थी, जब हम लोग व्यू कर रहे थे, हम लोगों ने ऑफर भी कर दिया था। गलती मुझसे यही हुई थी कि मतलब मैंने वहाँ पता नहीं किया कि वो एरिया थोड़ा कोल माइनिंग वाला एरिया था। तो जो प्रॉपर्टी हमें पसंद आई थी, वो प्रॉपर्टी के नीचे कोल था बेसिकली, तो वो सब्सिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। मतलब ग्राउंड स्टेबिलिटी उसकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, वो हमें सर्च के बाद पता चला, तो फिर इन दी एंड हमने वो प्रॉपर्टी नहीं ली। लेकिन हमारा पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि वो हमने सर्च किया था और सॉलिसिटर की फीस भरी थी, तो अराउंड
£700-800 वो ऐसे ही खर्च हो गए थे। तो वो खैर एनीवे, क्योंकि हम घर खरीद रहे हैं तो हमें करवाना पड़ेगा। तो अगर अब मैं कहता हूँ कि आपकी सर्चेस और सर्वे जो वहाँ की है उस प्रॉपर्टी का वो अच्छा आ गया है, तो आप गो अहेड है। तो वो अगर आप हैप्पी हैं उस प्रॉपर्टी से, तो आप सॉलिसिटर से कहेंगे ठीक है हमारा काम आप आगे बढ़ाएं, और हम अपने पेपर जो है मतलब एग्रीमेंट जो है वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और वो कंप्लीशन तक आपके साथ रहेगा। यानी कि अब वो क्या करेगा कि वो आपके पैसे आपने जो डिपॉजिट देना था बैंक को, और बैंक जो आपको लोन दे रहा था वो सारा कुछ खुद ही अरेंज करेगा। और आप उसको जो £30,000 है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये 300,000 की प्रॉपर्टी पे ये £30,000 वो आप सॉलिसिटर को दोगे, और वहां से 270,000 वो बैंक वाले वो सॉलिसिटर को देंगे। तो टुगेदर वो 300,000 का वो लमसम जो है वो जो जो हाउस ओनर होगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसके सॉलिसिटर को ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो ट्रांसफर होने के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज मतलब सिर्फ सिग्नेचर ये होते हैं कि दोनों ने साइन कर दिया कि जैसे हमारी रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है, ये कंप्लीशन हो गया है। अब कंप्लीशन हो गया है तो हमने उसके बाद में वो आपसे बोलेगा, वो पूरा पेपर वर्क तैयार करेगा आपका कन्वेंसर, यानी सॉलिसिटर आपका पेपर वर्क तैयार करेगा कि अब ये स्टैम्प ड्यूटी इसमें देनी थी कि नहीं। स्टैम्प ड्यूटी भी देनी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका घर कितने का है, ठीक है, और कि आपके सर्कमस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या क्या है, ठीक है। अब ये सब हो गया है, इसके बाद हमें कंप्लीशन हो गया है, तो अब सीधे एक मूव इन डेट डिसाइड होती है कि आप इस डेट को मूव इन होगे, ताकि हमारे जो प्रीवियस ओनर था उसको भी टाइम मिल जाएगा कि आप कब मूव हो सकते हैं हम, ठीक है। और हमें भी टाइम मिल जाएगा कि मान लो हम रेंट पे थे या हमारा दूसरा घर था जो हम बेच के जा रहे हैं, तो हमें भी टाइम मिल जाएगा। तो हम एक डेट डिसाइड करते हैं कि उस दिन हम जो है मूव इन होंगे और वो मूव आउट होंगे, ठीक है। तो हमें की मिल जाएगी, हम वहाँ पे मूव इन होंगे। अब उसके बाद हमें थोड़े और भी चीज़ें करनी होती हैं। कंप्लीशन तो हो गया, घर हमारा है, लेकिन अब हमें मूव होना है, तो मूव के लिए भी हमें थोड़ा मतलब सारी चीज़ें जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, हमें प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करना है। अब वो इंश्योरेंस जो है हम एक्सीडेंटल और कंटेंट इंश्योरेंस दोनों लेते हैं, या फिर कोई दूसरा प्रॉपर्टी का टैक्स वगैरह है वो भी देना है, हाउस टैक्स है या कुछ लिंक है उससे। तो वो सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, तब आपका जो है प्रॉपर्ली आप मूव इन होते हैं, तब आपका जो है घर वो आपका हो जाता है। और फिर आपको घर के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है, तो वो आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आप घर के अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि आप किचन चेंज करना चाहते हैं या बाथरूम चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं घर के विद इन में अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक को आपको बताना पड़ेगा है, और आपको प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ेगी कि एक्सटेंशन कैसे करना है और कितने मीटर तक हमारा एक्सटेंशन फ्री है, मतलब वहाँ प्लानिंग में प्लानिंग परमिशन चाहिए उसके लिए कि नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें के लिए हमें एक आर्किटेक्ट वो आपको बता देगा कि वो आपको क्या करना होगा, कि परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी। मेरे दोस्तों ने अभी फ़िलहाल में एक्सटेंशन वगैरह भी कराया हुआ है। हम लोगों ने इस घर के अंदर नया किचन लगवाया था, और नई फ्लोरिंग करवाई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी करवाई। लेकिन आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, या कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। लेकिन अपनी हमेशा क्रेडिट हिस्ट्री मतलब इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि वही मेन क्राइटेरिया है कि आपको लोन वो कितने का देंगे। यूजुअली जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो मॉर्गेज कैसे मिलता है कि मॉर्गेज जहाँ हमारी सैलरी है, तो बैंक डिसाइड करता है कि वो 4.5 to 5 टाइम्स ऑफ योर सैलरी वो मॉर्गेज देता है यूजुअली, ठीक है। मान लो आपकी सैलरी £50,000 है साल की, तो वो 5 टाइम्स तक जो है आपको दे सकते हैं, मतलब अराउंड 250,000 तक आपको मॉर्गेज मिल जाएगा। तो आप 300,000 का घर है, तो हमें 50,000 डिपॉजिट चाहिए होगा उस केस में। नॉर्मली 5 to 10% मैं डिपॉजिट आपसे इसलिए बोला कि अगर आपके पास और सेविंग है या आपकी सैलरी अच्छी है और थोड़ी ज़्यादा है, तो आपके पास 250,000 तक तो वो मॉर्गेज दे देंगे। अब 50,000 जो है वो आपका जो है वो अपना डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। अब डिपॉजिट हो गया, अब ये मॉर्गेज का मेन क्राइटेरिया था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें बताएं, ठीक है, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने अब जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, इवन ने बाय टू लेट मॉर्गेज भी अप्लाई किए हुए हैं, जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने
घर रेंट पे दिए हुए हैं अपने, ठीक है, और उनसे उससे वो कैसे इनकम बना रहे हैं और वो कैसे कैसे उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अभी मैं भी सोच रहा था कि मैं घर में जो है पार्टनरशिप डालूं, तो वो रेंट जो है हर महीने का वो हमारे पास भी एक उसका पार्ट आएगा, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करें और चीज़ें क्या कर सकते हैं और क्रेडिट हिस्ट्री कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जानने के लिए। और मैं भी एक और वीडियो डालूंगा कि क्रेडिट कार्ड जो कैसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोग बाग सोचते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक मैजिक कार्ड है एक्चुअली, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, यूके में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, ठीक है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, बस वो क्रेडिट कार्ड को हमें अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए बस। अगर हम यूज़ करना जानते हैं तो क्रेडिट कार्ड से ही हम अपनी बहुत सारी इनकम कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद में। लेकिन आपको इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस पे मैसेज करें, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आपको जवाब दें और अपनी प्रॉपर्टी व्यूज करना चालू कर दें तुरंत, ठीक है। अपना अफोर्डेबिलिटी चेक कर लें कि आप कितने घर अफोर्ड कर सकते हैं और जल्दी जल्दी प्रोसीजर करें, क्योंकि मेरी जैसी गलती ना करें जबकि मैं इतने साल पहले आ गया था, लेकिन मुझे घर मैंने सिर्फ 3 साल पहले ही लिया, तो मेरा काफ़ी कुछ जो पैसा है वो मैं कहूँगा कि वेस्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली वेस्ट ही हुआ है बिल्कुल, और वो आप ना करें, क्योंकि वो आपका पैसा डायरेक्टली आपके घर के लिए जाएगा। जब आप घर बेचोगे सारा पैसा आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज करें, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।